नमस्कार। स्वागत है आपका एडुए के मिश्रा चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य, प्राचीन भारत की गाथा। ये पूरा लेक्चर विशेष रूप से बीपीएससी, टीआरई, बीएसएससी, सीजीएल, एईडीओ तथा सभी बिहार राज्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो चलिए मगध के उदय से लेकर उसके स्वर्ण युग और पतन तक हर महत्वपूर्ण बिंदु को गहराई से समझते हैं। आज हम जिन स्रोतों पर नजर डालेंगे वे मगध के शासकों, उनकी नीतियों और उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। हमारा मकसद है इस विशाल इतिहास को एक कहानी की तरह समझना, ताकि हर राजवंश, हर महत्वपूर्ण तारीख और हर कॉन्सेप्ट याद रह जाए। बिल्कुल। और हम सिर्फ घटनाओं को देखेंगे ही नहीं, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मगध इतना शक्तिशाली बना क्यों। उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके संसाधन और उसके शासकों की महत्वाकांक्षा ने कैसे भारत का पहला महान साम्राज्य खड़ा किया। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से 16 महाजनपदों का दौर था, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में था। तो मगध में ऐसा क्या था जो बाकी महाजनपदों में नहीं था? देखिए, इसे आप एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। जहां दूसरे महाजनपदों के पास कोई एक या दो ताकतें थीं, मगध के पास कह सकते हैं कि लगभग सब कुछ था। सब कुछ जैसे कि? सबसे पहली चीज, नदियां। ये गंगा, सोन और चंपा जैसी नदियों से घिरा था। अच्छा, तो मतलब व्यापार के लिए एक नेचुरल हाईवे मिल गया। हाईवे भी और खेतों के लिए वरदान भी। जमीन बहुत उपजाऊ थी। दूसरा, पास में ही लोहा अयस्क की खदानें थीं। जिनसे उस समय के सबसे आधुनिक हथियार बनते होंगे। बिल्कुल, बेहतर हथियार मतलब बेहतर सेना। और तीसरी एक बहुत बड़ी ताकत थी जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं। वो क्या? जंगल और जंगलों में रहने वाले हाथी। हाथी? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, हाथी उस जमाने के टैंक थे। जब हाथियों की एक टुकड़ी दुश्मन सेना की ओर बढ़ती थी, तो वो सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं करती थी, वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी दुश्मन को तोड़ देती थी। सही बात है। तो आपके पास व्यापार, खेती, लोहा और सेना के लिए हाथी, ये तो एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन हो गया। इसीलिए मगध बाकी सबसे आगे निकल गया। तो इतिहास में इसका पहला जिक्र तो हमें पौराणिक कथाओं में मिलता है, जैसे बृहद्रथ वंश और राजा जरासंध। हाँ, जिनकी राजधानी गिरिव्रज थी। जी, जो पहाड़ियों से घिरी एक सुरक्षित नगरी थी। लेकिन ऐतिहासिक रूप से मगध का असली उदय वो शुरू होता हर्यंक वंश के साथ, लगभग 544 ईसा पूर्व में। और हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। इनके बारे में कहा जाता है कि ये युद्ध से ज्यादा कूटनीति पर भरोसा करते थे। बहुत ही चतुर शासक थे। उन्होंने समझ लिया था कि हर समस्या का समाधान तलवार नहीं होती। उनकी विवाह नीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, उन्होंने कोसल, वैशाली और पंजाब के शाही परिवारों में विवाह किया। ये सिर्फ राजनीतिक गठबंधन थे। ये उस समय की सबसे स्मार्ट कूटनीति थी। देखिए, युद्ध महंगा भी है और नतीजा पक्का नहीं होता, लेकिन विवाह के जरिए आप बिना खून बहाए एक पूरे राज्य को अपने प्रभाव में ले आते हैं। मतलब उन्होंने शादियों के नेटवर्क से मगध के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया था। बिल्कुल। पर विडंबना देखिए, उनके अपने बेटे अजातशत्रु ने इसी शांतिपूर्ण रास्ते को छोड़ दिया। हाँ, अजातशत्रु, जिनका उपनाम कुणिक भी था, उनका शासनकाल तो रक्त और विस्तार का काल माना जाता है। वो अपने पिता के बिल्कुल विपरीत थे, महत्वाकांक्षी, आक्रामक। उन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी हासिल की और फिर साम्राज्य विस्तार के लिए निकल पड़े। और काशी तथा वैशाली को जीतने के लिए तो उन्होंने 16 साल लंबा संघर्ष किया था। 16 साल! और इन युद्धों में उन्होंने कुछ बहुत ही नए और खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। हाँ, मैंने स्रोतों में रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे नाम पढ़े हैं। ये क्या थे? रथ मूसल एक तरह का गदा वाला रथ था जो दुश्मन सेना में घुसकर तबाही मचाता था, और महाशिलाकंटक वो पत्थर फेंकने वाली एक बड़ी मशीन थी। मतलब उस दौर की आर्टिलरी। एक तरह से कह सकते हैं। ये दिखाता है कि मगध सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि इनोवेशन और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे था। युद्ध के अलावा अजातशत्रु के समय एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी। हाँ, 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि मगध सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, वो एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन रहा था। ये वही दौर था जब बुद्ध और महावीर दोनों को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो एक तरफ युद्ध चल रहा था और दूसरी तरफ भारत की आध्यात्मिक दुनिया में बड़े बदलाव हो रहे थे। बिल्कुल। और इसी वंश के एक शासक हुए उदयन,
जिन्होंने मगध को एक नई राजधानी दी। पाटलिपुत्र, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था, है ना? बहुत बड़ा। राजगृह पहाड़ों से घिरा एक सुरक्षित किला था, लेकिन पाटलिपुत्र जो गंगा और सोन के संगम पर था, वो एक जलदुर्ग था, मतलब पानी का किला। अच्छा। यहाँ से व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखना और सेना को नदियों के रास्ते कहीं भी भेजना बहुत आसान हो गया। इसने मगध की ताकत को और भी बढ़ा दिया। तो हर्यंक वंश ने मगध को एक बड़ी शक्ति तो बना दिया, लेकिन फिर सत्ता का परिवर्तन हुआ? हाँ, हर्यंक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व के आसपास। शिशुनाग ने आते ही एक ऐसा काम किया जो 100 साल से कोई नहीं कर पाया था। अवंती पर विजय? बिल्कुल। मगध और अवंती के बीच लगभग 100 साल पुरानी दुश्मनी थी। इस एक जीत ने मध्य भारत में मगध के वर्चस्व को स्थापित कर दिया। और इसी वंश के शासक कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। जी, 383 ईसा पूर्व में लैशाली में, और यहीं पर बौद्ध धर्म में पहला बड़ा विभाजन हुआ, स्थविर और महासांघिक में। तो आप देखिए, मगध के राजा सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीत रहे, उनके शासनकाल में भारत का धार्मिक भविष्य भी तय हो रहा है। शिशुनाग वंश के बाद मंच पर आते हैं नंद वंश। इन्हें भारत का पहला साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नंदों की सोच और उनका पैमाना वो बहुत बड़ा था। इसके संस्थापक महापद्मनंद ने सर्वक्षत्रांतक और एकराट जैसी उपाधियां ली। सर्वक्षत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एकराट मतलब एकमात्र सम्राट। ये सिर्फ उपाधियां नहीं थीं, ये उनका घोषणा पत्र था। वो एक क्षेत्रीय राजा बनकर संतुष्ट नहीं थे, वो पूरे भारत के एकमात्र शासक बनना चाहते थे। उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। और उनकी सेना और खजाने के किस्से तो बहुत मशहूर हैं। हाँ, अंतिम शासक आधानानंद, जो सिकंदर का समकालीन था। कहानी ये है कि जब सिकंदर की विश्व विजेता सेना व्यास नदी पर पहुंची तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धनानंद की विशाल सेना के बारे में सुन रखा था। लाखों पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथी। सिकंदर के सैनिकों का मनोबल ही टूट गया। ये दिखाता है कि नंद साम्राज्य कितना शक्तिशाली था। और फिर इसी शक्तिशाली धनानंद को हराकर एक युवक चाणक्य की मदद से मगध की गद्दी पर बैठा। और यहाँ से भारतीय इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ एक राजा को नहीं हराया, उन्होंने एक बहुत बड़े और स्थापित साम्राज्य पर कब्जा किया। उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। हाँ, और उन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया, जो सिकंदर का सेनापति था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये भारत की शक्ति का पश्चिम की ओर एक बड़ा प्रदर्शन था। संधि के तहत अफगानिस्तान का एक बड़ा क्षेत्र भी उन्हें मिला। चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार आए और फिर मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक। अशोक की कहानी किसी भी साम्राज्य की कहानी से ज्यादा एक व्यक्ति के बदलने की कहानी है। आप कलिंग युद्ध की बात कर रही हैं? 261 ईसा पूर्व। बिल्कुल। वो युद्ध अशोक के जीवन का और शायद मगध के इतिहास का भी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। युद्ध तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन मैदान में हुए भीषण रक्तपात ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। और यहीं से भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपनाई गई। इसका असल में मतलब क्या था? क्या उन्होंने सेना को भंग कर दिया था? नहीं, सेना भंग नहीं हुई, लेकिन साम्राज्य का मकसद बदल गया। भेरी घोष का मतलब है युद्ध के नगाड़े की गूंज, जिसका लक्ष्य है जमीन जीतना। और धम्म घोष? धम्म घोष का मतलब है धर्म और नैतिकता की गूंज, जिसका लक्ष्य है लोगों का दिल जीतना। अशोक ने तलवार की ताकत को विचार की ताकत से बदल दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने साम्राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल युद्ध की जगह शांति और लोक कल्याण के संदेश को फैलाने में किया। हाँ, उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। सांची का स्तूप और सारनाथ का स्तंभ, ये सब उन्हीं की देन है। मौर्यों के पतन के बाद शुंग और कण्व वंश आए, लेकिन मगध का गौरव थोड़ा फीका पड़ गया था। हाँ, लेकिन वो गौरव फिर से लौटा, गुप्त वंश के साथ, जिसे प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में समुद्रगुप्त हुए, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया। बिल्कुल। उन्होंने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। उनके दरबारी कवि हरिशेर ने प्रयाग प्रशस्ति में उनकी विजयों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेकिन गुप्त काल में
मगध की सबसे बड़ी देन शायद युद्ध नहीं बल्कि ज्ञान था। निश्चित रूप से। और वो थी ज्ञान के महान केंद्र। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता था। जी। और बाद में पाल वंश के शासक धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी। ये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र थे। हाँ, ये ज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र थे, जहाँ चीन, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र और विद्वान आते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वानों ने यहाँ अध्ययन किया। यह मगध की सॉफ्ट पावर का शिखर था। तो मगध ने एक लंबा सफर तय किया, एक भौगोलिक ताकत से सैन्य ताकत, फिर एक नैतिक ताकत और अंत में एक ज्ञान की ताकत बना। लेकिन इस कहानी का अंत बहुत दुखद है। बहुत ज्यादा। लगभग 1200 ईस्वी के आसपास बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने सब कुछ तबाह कर दिया। नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया गया। मिन्हाज उस सिराज की किताब तबकाते नासिरी में वर्णन है कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसकी किताबें वो महीनों तक जलती रहीं। ये सोचना भी भयानक है, वो सिर्फ किताबें नहीं थी, वो सदियों का जमा किया हुआ ज्ञान था जो धुएं में उड़ गया। उस आग ने सिर्फ इमारतों को नहीं जलाया, उसने भारत की उस गौरवशाली ज्ञान परंपरा की कमर तोड़ दी, जिसका केंद्र सदियों तक मगध बना रहा। तो आज हमने मगध साम्राज्य की पूरी यात्रा को देखा, हर्यंक वंश से लेके पाल वंश तक। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से क्षेत्र ने अपनी भौगोलिक और रणनीतिक ताकत के दम पर भारत का पहला महान साम्राज्य बनाया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि मगध की विरासत आज भी हमारे साथ है। अशोक स्तंभ हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। शासन और कूटनीति के जो सिद्धांत चाणक्य ने दिए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, क्या इतिहास में साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना एक स्थायी चक्र है, या हर साम्राज्य अपनी गलतियों से कुछ नया सिखाकर जाता है? आज हमने मगध साम्राज्य की संपूर्ण गाथा को गहराई से समझा, उसके उदय से लेकर स्वर्ण युग तक। यह अध्याय बीपीएससी, टीआरई, बीएसएससी, सीजीएल, एईडीओ और सभी बिहार परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगे तो एडुएक मिश्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।